नमस्कार, मैं सत्येंद्र सर एसएसपी जीएस पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है आधुनिक इतिहास से, जो कि लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड डलहौजी का पूरा नाम है जेम्स एंड्रू रैमजे। जेम्स एंड्रू रैमजे, ये लॉर्ड डलहौजी का पूरा नाम है। देखिए, ये इसकी जो सोच थी वो साम्राज्यवादी थी, और जब यह भारत आया, भारत का गवर्नर जनरल बन करके, तो 1848 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी तक यह भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, और इसकी जो सोच थी वो क्या थी? साम्राज्यवादी सोच थी। तो साम्राज्यवादी सोच अर्थात अपने हुकूमत को अधिक से अधिक क्षेत्रों तक विस्तृत करना या अधिक से अधिक क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लेना, ये क्या है? साम्राज्यवादी सोच कहलाती है। तो जिसके तहत इसने साम्राज्यवादी सोच के तहत इसने 3 प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। वो नीतियां इस प्रकार से थी। पहली जो नीति थी उसकी युद्ध नीति थी। किस प्रकार की नीति थी? युद्ध नीति। ठीक है। दूसरी प्रकार की कौन सी नीति थी? कुप्रशासन की नीति थी। और तीसरे प्रकार की जो नीति थी, तीसरे प्रकार की नीति के तहत इसने क्या किया था कि एक और नीति का पालन किया था इसने, हड़प नीति। ठीक है, अभी हम बताते हैं ये सब क्या है। युद्ध नीति के तहत इसके अंतर्गत ये होता था कि किसी भी राज्य पर हमला करके उस पर अपना कब्जा करना, ये इसकी युद्ध नीति थी। दूसरी नीति कौन सी थी? कुप्रशासन का मतलब है कि यह बहाने बनाता था कि हमारे व्यापारियों पर या हमारे कर्मचारियों पर किसी राजा ने जो है उनके साथ गलत व्यवहार किया है, या उनको परेशान किया है, या अपनी जनता को लोग परेशान कर रहे हैं, इसलिए उन पर हम कब्जा कर लेंगे। और ये रणनीति बना करके उस पर वो कब्जा कर लेता था कि ये राजा जो है अपनी जनता को परेशान कर रहा है, वहां पर अंग्रेज व्यापारियों को परेशानी हो रही है, तो इस सब का आरोप लगा करके उस राज्य पर ये कब्जा कर लेता था। इसको क्या कहा जाता? कुप्रशासन की नीति कहा जाता था। और तीसरी नीति जो थी इसकी हड़प नीति थी, और यह काफी प्रसिद्ध नीति है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके तहत यह गोद निषेध प्रथा के द्वारा भी जाना जा सकता है कि इसके तहत ये था, हड़प नीति के तहत इसने ये निर्धारित किया था कि यदि कोई ऐसा राजा है जो कि भारत में किसी भी रियासत पर राज कर रहा है, तो ऐसे राजा का अपना अगर कोई पुत्र नहीं है तो किसी अन्य को वह गोद नहीं ले सकता था। अर्थात आप लोग जानते हैं राजतंत्र में राजा का पुत्र राजा होता है। ठीक है, तो ऐसा राजा जिसका अपना पुत्र नहीं होता था, वो किसी अन्य व्यक्ति के पुत्र को गोद नहीं ले सकता था। तो ऐसे लोग जिनके पुत्र नहीं होते थे और उनके राज्य को क्या करता था, ये ब्रिटिश हुकूमत में विलय कर लेता था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। इसी को कहा जाता था हड़प नीति, अर्थात गोद निषेध प्रथा लगा करके उस राजा के सभी साम्राज्य को अपने में विलय कर लेता था। ये इसकी रणनीति थी। तो इसने जो है इस नीति का पालन करने के लिए 3 प्रकार की रियासतों का वर्गीकरण किया था। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की रियासतों का वर्गीकरण किया था इसके तहत। पहली जो रियासत थी वो थी स्वतंत्र, अर्थात इन पर किसी का शासन नहीं था। ये अपनी रियासत स्वतंत्र रूप से चला रहे थे, स्वतंत्र रूप से कर ले रहे थे। इनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं था। लेकिन अन्य जो 2 रियासतें थी उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसमें यह था कि जो मतलब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, अर्थात अधीन राजा थे। कुछ राजा जो थे ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। ठीक है, तो ऐसे राजा और कुछ राजा ऐसे थे जो कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाए गए थे। नई रियासत का निर्माण किया गया और वहां पर नवीन रियासत के निर्माण के पश्चात ऐसे राजा बनाए गए थे। क्या किए गए थे? बनाए गए थे। ठीक है, राजा बनाए गए थे किसके द्वारा? ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने ऐसी रियासतों का निर्माण किया और रियासतों पर अपनी एक कठपुतली सरकार को बैठा दिया था, अर्थात वहां पर किसी राजा को नियुक्त कर दिया था। तो ये 2 प्रकार के थे, एक अधीन और दूसरे को हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा बनाए गए, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाए गए राजा। तो ये 2 राजा जो होते थे ये किसी को गोद नहीं ले सकते थे। यदि गोद लेना है इसके लिए उनको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, अर्थात उस टाइम पे अंग्रेज सरकार से इनको अनुमति लेनी पड़ती थी। ऐसे राजा, जो ये 2 प्रकार के राजा थे, जो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे वो, और जिनको ब्रिटिश हुकूमत में राजा बनाया था उनको। ठीक है, तो उनको किसी भी व्यक्ति को गोद लेना है तो उसके लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी, और सरकार जाहिर सी बात है इसकी इजाजत नहीं देती थी और उसको अपने राज्य में मिला लेती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं किसके बारे में? ये तो वर्गीकरण है रियासतों का। अब हम बात कर लेते हैं
कि इन नीतियों के तहत कौन कौन से राज्य मिलाए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हड़प नीति के तहत। हड़प की नीति के तहत जो प्रथम राज्य मिलाया गया था वो था सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ठीक है। और इसके बाद फिर ये अवध आएगा, लेकिन अवध का विलय नहीं किया गया था, ठीक है, इस हड़प नीति के तहत, ठीक है। वो प्रशासन की दृष्टि से इसको अपने कब्जे में ले गया था, किसको, अवध को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किस सन में इसको विलय किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। जब हम उसकी बात करेंगे तो आएगा आपका सतारा, सतारा 1848, ये 1849, ये भी 1849, और बघाट आपका 1850, ये 1852, कितना 1852, ये 1853, ये 1854, कितना 1854। तो इतने स्टेट जो है मिलाए गए हड़प नीति के तहत, अर्थात इन सभी स्टेटों के पास अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अर्थात राजाओं का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इन सबको अपने नियंत्रण में ले लिया था, अर्थात इनका विलय अपने राज्य में कर लिया था। तो हम बात करते हैं सतारा में कौन था, अप्पा साहिब, कौन थे, अप्पा साहिब शासन कर रहे थे, तो उनके कोई पुत्र नहीं थे, उनको मिला दिया गया, ठीक है। जयपुर और संबलपुर की अगर हम बात की जाए तो ये दोनों कहां के थे, संबलपुर उड़ीसा से संबंधित है, किससे, उड़ीसा से, और जयपुर किससे संबंधित था, मध्य प्रदेश से, ठीक है, और संबलपुर उड़ीसा से संबंधित था, ठीक है ना, उड़ीसा में ये था संबलपुर, ठीक है। बघाट कहां था, तो ये जो संबलपुर था यहाँ के थे नारायण सिंह, कौन थे, यहाँ के राजा नारायण सिंह, उनको भी मतलब कोई उत्तराधिकारी तो नहीं था, उनके राज्य को मिला लिया गया, ठीक है। और इसमें से ध्यान रखिएगा, ये जो बघाट है, कौन, बघाट, बघाट भी था कहां का, एमपी का राज्य था, कहां का, एमपी का, ठीक है, कहां का था, एमपी का था, ठीक। अब बघाट और उदयपुर दो ऐसे राज्य थे जिसको लॉर्ड कैनिंग ने बाद में वापस कर दिया, लॉर्ड कैनिंग, चूंकि लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया था, और उसने इन दोनों स्टेटों को वापस कर दिया था, जो कि हड़प नीति के तहत विलय किए गए थे ब्रिटिश सरकार में, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, झांसी की। झांसी में आप लोग जानते हैं गंगाधर राव यहाँ के शासक थे, उनका कोई पुत्र नहीं था, उनकी पत्नी थी राजलक्ष्मीबाई, ठीक है ना। तो दामोदर राव को उन्होंने गोद लिया था, और दामोदर राव को उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि उन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने, और इस झांसी पर भी उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया, कब्जा कर लिया, ठीक है। तो नागपुर, नागपुर में कौन था, रघुजी, कौन थे, रघुजी, ठीक है, या रघुजी कहीं पर लिखा हुआ था है, ठीक है। तो नागपुर के शासक कौन थे, रघुजी, तो रघुजी का भी मिलान कर मतलब विलय कर लिए थे इनके बीच स्टेट का। अवध की बात करें, हड़प नीति के तहत अवध को विलय करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह कुप्रसाद में कुप्रशासन का आरोप लगा करके क्या किया गया, कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर दिया गया 1856 ईस्वी में। यह जो है 1856 ईस्वी में इसको विलय किया गया, शासक कौन थे, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह थे यहाँ के शासक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुप्रशासन की दृष्टि से और किसको मिलाया गया, तो कुप्रशासन की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक राज्य है सिक्किम, कौन है, सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम का विलय भी कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया गया था। ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि जो अंग्रेज डॉक्टर्स हैं उनके साथ व्यवहार किया गया सिक्किम के राजाओं के द्वारा, जिसके तहत जो है इसको मिला लिया गया किसमें, ब्रिटेन या ब्रिटिश हुकूमत में, ठीक है। तो अवध और सिक्किम ये दोनों मिलाए गए थे, और युद्ध नीति के तहत पंजाब, किसको, पंजाब, पंजाब के राजा कौन थे, दिलीप सिंह, ठीक है, दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह को पेंशन भेज दिया गया था, इसको भी युद्ध नीति के द्वारा, जिसको बोलते हैं द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध, ठीक है, इस युद्ध के द्वारा जो है पंजाब पर अधिकार कर लिया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसके साथ साथ में एक और स्थित है बर्मा, का नाम सुना होगा आपने, टीगू बर्मा,
ठीक है। तो इस पर भी युद्ध नीति के तहत ही अधिकार दिया गया था, अर्थात यहाँ पर हमला करके किया गया था। तो हमारे ख्याल से ये हड़प नीति, प्रशासन और हड़प और युद्ध नीति, ये तीनों के बारे में आप जानते होंगे कि कौन कौन से स्टेट लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध नीति के तहत लिखवाए, कब्जा किया, और किस स्टेट पर जो है वो प्रशासन का आरोप लगा के कब्जा किया, और किस पर हड़प नीति का आरोप लगा करके या हड़प नीति के द्वारा उन पर कब्जा किया या विलय किया अपने स्टेट में, अपने साम्राज्य में। ठीक है, ये तो रही बात किसकी, लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन से संबंधित, उसने क्या क्या कैसे कैसे किया। अब हम बात कर लेते हैं, उसने कुछ सैन्य सुधार किया था। क्या किया था? सैन्य सुधार। सैन्य सुधार के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो सैन्य सुधार के अंतर्गत आता है कि पहले कलकत्ता, कहां पर? कलकत्ता में क्या था? सैनिक मुख्यालय था। कैसा था? सैनिक मुख्यालय। सैनिक मुख्यालय जो था वो कहां पे था? कलकत्ता में। और साथ ही साथ में तोपखाना, तोपखाना भी कहां पर था? मुख्यालय, तोपखाने का मुख्यालय कहां था? कलकत्ता में था। तो इन दोनों से क्या किया इसने? चेंज किया। सैनिक मुख्यालय को बना दिया क्या? शिमला। शिमला, ठीक है। सैनिक मुख्यालय को कहां भेज दिया? शिमला में भेज दिया, ठीक है। और तोपखाने को कहां पे भेज दिया? मेरठ में भेज दिया, ठीक है ना। इसके मुख्यालय को स्थापित कर दिया मेरठ में तोपखाने के, सैनिक का मुख्यालय भेज दिया शिमला में, ठीक है। और इसी के शासनकाल में शिमला जो है भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुई थी। इसी के शासनकाल में, किसमें? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो था इसका सैन्य सुधार से संबंधित कुछ प्रमुख सुधार। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके शिक्षा से संबंधित कौन से सुधार थे? कौन से? शिक्षा से संबंधित सुधार। शिक्षा से संबंधित सुधार इसने क्या किया था कि प्राइमरी, माध्यमिक, ठीक है, और उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा कह सकते हैं इसको, विश्वविद्यालय शिक्षा। इन तीन शिक्षाओं, मतलब तीन शिक्षा से संबंधित इसका वर्गीकरण कर दिया कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत क्या आएगा, प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत आएगा, और विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत क्या आएगा, ठीक है। तो वर्गीकरण का कार्य किया। और साथ ही इसने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। किसकी? लोक शिक्षा विभाग की। लोक शिक्षा विभाग की इसने स्थापना की थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, अपने शासनकाल में, ठीक है। और इसी के शासनकाल में एक शिक्षा से संबंधित आयोग आया था जिसको बोलते हैं वुड डिस्पैच। क्या बोलते हैं? डिस्पैच, वुड डिस्पैच। 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। यही वुड डिस्पैच जो था, इसी वुड डिस्पैच के तहत भारत में आगे चल के 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी 1857 ईस्वी में। आप लोग जानते हैं कौन कौन से? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो यही वुड डिस्पैच था, इसी के अनुसरण करते हुए 3 विश्वविद्यालयों की भारत में स्थापना की। साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित और क्या? रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसकी? रुड़की विश्वविद्यालय भारत का पहला इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय था, ठीक है ना। कौन सा? रुड़की विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी भी स्थापना इसी समय में की गई थी। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने ही करवाया था इसको, ठीक है। रुड़की विश्वविद्यालय। तो ये रही आपकी क्या? शिक्षा से संबंधित इसके सुधार जो इसने किया था, ठीक है। शिक्षा विभाग को 3 वर्गों में विभाजित किया, प्राइमरी, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर, और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। और वुड डिस्पैच के शासनकाल में आया था, और रुड़की विश्वविद्यालय जो कि इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना की गई थी भारत में, ठीक है। और साथ ही साथ में इसने एक काम और किया था कि शिक्षा का जो माध्यम था वो हिंदी को बनाया गया था, कि हिंदी में भारत में शिक्षा दी जाए। इसके तहत बहुत सारे विद्यालय खोले गए। शिक्षा का माध्यम भारत में क्या होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, या मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने डिसाइड करवाया था, ठीक है। ये रही बात किसकी? शिक्षा से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं किससे? रेल या यातायात से संबंधित। यातायात से संबंधित, यातायात के तहत इसने भारत में 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन को बिछाना प्रारंभ करवाया था। रेलवे लाइन का बिछाना प्रारंभ करवाया था। तो जिसमें से सबसे पहले जो है रेलवे लाइन कहां से? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच में रेलवे लाइन का मतलब बिछवाया था। तो ये कब हुआ था? 1853। और दूसरी रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी कलकत्ता से रानीगंज। कहां पर? कलकत्ता से रानीगंज के मध्य में दूसरी रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ठीक है। और इसके पश्चात जो है पहली रेलगाड़ी जो आपकी चली थी फेरी क्वीन, जो कि भाप इंजन था, सबसे पुराना इंजन है, अभी भी ये संचालित होता है दिल्ली और
हरियाणा के बीच में, ठीक है। और इसको टॉय ट्रेन के रूप में भी घोषित कर दिया गया बीच में फेरी क्वीन को, ठीक है ना। तो उसी ने यहाँ पर मुंबई से ठाणे के मध्य में सफर किया था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, ठीक है। जिनमें जो है लगभग 34 किलोमीटर की इसकी दूरी थी और 400 यात्रियों ने लगभग सफर किया था, ठीक है। तो ये रही बात किसकी, रेलवे लाइन से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत तार से संबंधित। किससे, विद्युत तार। विद्युत तार का मतलब ये है कि जो आप लोग संदेश वाहन का कार्य करते थे, मतलब संदेश वाहन, विद्युत तार के द्वारा संदेश वाहन का प्रारंभ इसी ने करवाया था। जो कहते हैं ना तार के द्वारा, तार लिखा जाएगा और उसमें जो है लोग चले आते थे, प्रदेशों में रहते थे। तो तार की जो सुविधा थी, संचार का माध्यम था ये तार, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में इस विद्युत तार का बहुत जबरदस्त तरीके से प्रयोग किया, जिसके कारण जो है 1857 की क्रांति में असफलता का ये भी एक मेन कारण था कि अंग्रेज इससे सफल हो गए थे और भारतीय लोग असफल रहे थे भारत को स्वतंत्र कराने में, ठीक है। विद्युत तार की अहम भूमिका थी उसमें, ठीक है। तो ये रही बात विद्युत तार की। विद्युत तार की स्थापना ये हुआ था 1852 ईस्वी में, इसकी शुरुआत कराई गई थी 1852 ईस्वी में। किसमें, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विद्युत तार की, इसमें कि संदेश लिख करके तुरंत भेज दिया जाता था और वहां पे पढ़ लिया जाता था, ठीक है। और इसके बाद, इसके पश्चात अगर हम बात करेंगे तो इसने लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना करवाई थी अपने ही समय में लॉर्ड डलहौजी ने, अर्थात पीडब्ल्यूडी आप कह सकते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसने अपने शासनकाल में इसकी स्थापना करवाई थी, लोक निर्माण विभाग, ठीक है। तो ये रही बात इसके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की। और क्या करवाया था कि जितने भी आपके ये उस टाइम पे क्या बोलते हैं उसको, जहां पर आयात निर्यात या पोर्ट, बंदरगाह जिसको कह सकते हैं, तो पोर्ट पर जितने भी मतलब पोर्ट थे, बंदरगाह थे, उनको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए निःशुल्क खोल दिया गया था कि आप इस पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार आके यहाँ पर आपके जो सामान उतर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। उसने मुक्त किया था वहां पर, ठीक है। एक कार्य इसने यह भी किया था। तो ये कौन कौन से कार्य हुए आपके, शिक्षा से संबंधित, रेलवे से संबंधित, विद्युत तार से संबंधित, ठीक है। हम बात लेते हैं किसकी, डाक टिकट। तो डाक टिकट का प्रारंभ करवाया गया था 1854 ईस्वी में। कब, 1854 ईस्वी में डाक टिकट का प्रारंभ करवाया गया था। तो वैसे भी कहीं भी मतलब आप चिट्ठी भेज सकते थे। साथ ही साथ में आप थोड़ा सा और जानते रहिए पीछे इसमें पिछले टॉपिक में मैंने बताया था विद्युत तार 1852 ईस्वी में जो प्रारंभ करवा था विद्युत तार, वो कहां से कहां के बीच में प्रारंभ हुआ था, कलकत्ता से आगरा के मध्य में विद्युत तार जो भेजा जाता था, किसके मध्य में भेजा, कलकत्ता से आगरा के मध्य में भेजा गया। एक और टॉपिक है इसमें, कौन सा, कि करौली वाला। कौन सा, करौली। ये राजस्थान का एक रियासत थी जिसको कि वहां के जो मतलब कि अंग्रेज के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने मना कर दिया था डलहौजी को कि करौली राज्य को हड़प नीति के तहत मिलाया न जाए, ठीक है। इसको, करौली को, ये क्या है आपका, करौली, ठीक है ना। करौली राज्य को हड़प नीति के तहत न मिलाया जाए, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्देश था लॉर्ड डलहौजी के लिए, ठीक है। और इसको नहीं मिलाया। तो ये सारी इतनी चीजें थी इससे संबंधित। तो हमारे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने लाइक भी किया होगा। अगर लाइक किया है तो सब्सक्राइब और घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।